मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि वो सत्र के दौरान अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि अभी लोगों के जुड़ने का क्रम जारी है। रवि जी के टेबल पे रखते हैं, रवि जी भी कहे थे 200 पेन था आपका। म्यूट भाग गेल। हाँ अब म्यूट कर दियो, अब वीडियो नहीं जा रहा है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से पुनः मैं आज जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब के नेतृत्व में कार्यरत है, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय रघुनंदन जी के नेतृत्व में एक रिसर्च टीम का गठन नोएडा में रहा है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भारतवर्ष में कैसे हो, इस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का कार्यक्रम वेबिनार है। इस विषय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत में लागू कितनी सुगमता से किया जाए और समग्रता के साथ किया जाए, करीब 40 वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें से करीब 16 विषय स्कूली शिक्षा के रहे और 24 विषय हायर एजुकेशन के रहे। और सभी व्याख्यान मालाओं में स्पीकर ने कैसे जो विषय दिए गए हैं उनका क्रियान्वयन भारतवर्ष में किया जाए, ऐसी चिंता करके पूरे कार्यक्रम की रचना को बनाया गया है। आज इसी कड़ी में करिकुलम और पेडागोजी, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलू हैं कि पाठ्यक्रम कैसा हो, इसकी परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय सर शिलोंग से हैं। आप प्रोफेसर हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, जो कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आता है। मैं सर का विद्या भारती की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे पास पूरे भारतवर्ष से ही शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो आज जो हम चर्चा करेंगे ये सार्थकता के साथ समग्रता की भी करेंगे कि पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस नीति के क्रियान्वयन में किस तरह से चीजों को अमल में लाया जा सकता है। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले सर्वप्रथम सरस्वती वंदना करेंगे। अगर कोई साथी सरस्वती वंदना को हम 2 श्लोक का गायन करेंगे, आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती की आराधना के लिए सरस्वती वंदना की ओर चलते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्त कार्पाहमा। हस्ते स्फाटि
कमालिकां विधति पद्मासने संसितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो माँ सरस्वती की वंदना के पश्चात हम अपने कार्यक्रम को आगे की ओर लेके चलते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि कृपया आप जो है अपने आप को म्यूट रखें। और सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय सर का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के समक्ष रखता हूं। और उसके बाद हम आगे की तरफ चलें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आप को कृपया म्यूट रखें। Professor Subhash Chandra Roy, sir is head of Department of Education and former Dean of Instructions at presently working at Northeast Regional Institute of Education, NCRT, Shillong. Sir had a wide experience of teaching, research and working with field. He has worked with DITE, BEP and UNICEF, Patna University and NCRT in various capacity for nearly 30 years. आपके द्वारा लिखे गए बहुत सारे रिसर्च पेपर और पुस्तकें हैं और आप राष्ट्र स्तर पे कई सारे कार्यक्रमों के मेगा टीम मेंबर रहे हैं। सर एमएड में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपने यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल एकेडमिक पर्पस से विजिट किया है। सर विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आपको सुनने के लिए मिलेगा करिकुलम एंड पेडागोजी के विषय पर। और इसके साथ जिन लोगों के जो भी प्रश्न हों इससे संबंधित कि कैसे हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है उसको हम कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, तो इस विषय में आपके जो भी प्रश्न हो आप बीच में कृपया ना बोलें और केवल चैट बॉक्स में देते रहें। मैं वेलकम करता हूं सर को। रॉय सर प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिएगा। जी 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 धन्यवाद अनुराग जी। भाषा कौन सी रहेगी, इंग्लिश या हिंदी में? क्या मुझे लगता है भाई साहब हम बाइलिंगुअल में चलेंगे क्योंकि पूरे भारत से लोग हैं तो कई बार कुछ चीजों में समस्याएं रहती हैं। We'll move bilingual. Good morning to one and all. Respected Anurag ji and friends. This new education policy. As a student of education, when I look at the educational journey, especially after independence in India, I find that there has been two earlier educational policies. One in 1968, that was a small document, educational policy, in the name of educational policy. And the biggest contribution was that it talked about the national pattern of education, that is 10 plus 2 plus 3. And unfortunately, or fortunately, during post 1968, the national education policy, the political scenario in the country was not so good. It was a bit shaky, turbulent, and that policy did not go well into the ground. And then came the 1986 policy, and that policy brought some good things, of course, very good, with good intention it was formulated. But again, a lot of changes took place in this country, and
in 90s, I mean, it's a major change in this country and worldwide when the globalization and the liberalization this took place in this country. So what happened as a result of this? Many new things happened. Many experiments were conducted in the field of education, but something was hazy also, and even NCERT brought three documents, national curriculum framework in one in 88 after this 86 policy, one in 88, one in 2000, and one in 2005. But many things were hazy, and there was no concrete understanding of the entire direction and the goal of the nation. Of course, 2005, NCF had some good latest understanding of education, the latest developments taking place worldwide, and that were embedded in that. But again, there was many hiccups, I would say, in the implementation process, and at the ground level, it did not happen. And then after 2005 also, many mega changes took place worldwide also and in India also. As you remember, the Right to Education RTE Act came into being in 2019, and the Sustainable Development Goals that was also signed by India. And now this Sustainable Development Goal and goal number 4 especially, it talks about the quality education. And now when we have entered the 21st century, now things have changed so rapidly in the world that we needed some kind of revolutionary change in education. And after a lot of churning and putting a lot of consultations, interactions, ideas, suggestions throughout the country, huge consultations. I think the biggest consultations took place in the development of this. सर शायद आपका म्यूट हो गया है. The new education policy 2020 is a kind of revolutionary document, I would say, in the sense that in the 21st century, it talks about a kind of India which claims that the India will become second to none in the world. Now we have to make this India second to none in the world. It's not a simple claim. It's not an easy task. It's a very tall claim in the world. We want to be second to none. And how can we be second to none in this challenging world in the 21st century, and that too by 2040. So this document underlines that now we have to make this India by 2040 second to none in the world. This country second to none in the world, and that too, it is the instrument, it is education, it is that instrument which will make it second to none in the world. Now, the vision of this policy talks about that this education, what we are talking of, and which we visualize that it will make the country second to none in the world,
will have some specific features. That kind of education we are visualizing. And the first thing we visualize that this education has to be rooted in Indian ethos. Now, Indian ethos, India, a civilization, thousands of years of civilization, the knowledge, the traditions, the value system, the wisdom, the success stories. I mean, those things will prevail in this new educational scheme, which will take this country to the world and will make the world leader. That is the visualization. It's one of the kind of transforming. This policy is a kind of transforming the entire country, the entire society, entire human beings, entire skilling system. It's a transforming policy. And through this transforming policy, India, which very proudly we call it as Bharat, will be transformed through this policy in a very short span, I would say. In a very short span. By 2040, it's not a big, we are in 2020, and by 2040, we want to transform the whole country. We want to create a country and a kind of education and a kind of a society which will be sustainable and equitable and a knowledge society. A sustainable knowledge society, an equitable knowledge society. Equitable, try to understand the equitable knowledge society and a sustainable knowledge society. Through this policy, we want to make this. And the quality would be of highest nature. Quality, the highest quality of education would be there in this country. That culture, the quality culture will be there, and that quality will be equitable in nature. And ultimately, by this transformation process, by this highest quality, by this equitable quality, India will become the world superpower, the world power, knowledge power. And at the same time, in this changing world, our citizen, by the next decade, when we will have the maximum number of young citizens in this country or in the world, this country we want to make, our citizen we want to make a global citizen, And all these things are very much embedded in our Indian tradition and Indian culture. So this ethos, the vision of this philosophy has been taken from there. Vasudhaiva Kutumbakam, and the world is one family. We Rai sir, excuse me. Sir, kindly, I'm getting the request. Kindly be bilingual, because some people are not comfortable totally in English. Okay. So it is a request, sir. Okay. So thank you. तो हम इस ये जो हमारी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, इसका जो सपना है, यह किस तरह का भारत, किस तरह का देश देखना चाहता है, और वह भी 2040 तक में जो विश्व का सबसे अग्रणी देश हो, जो विश्व में जिसकी बराबरी टक्कर का कोई नहीं हो, हमारे नागरिक जो एक पूरे विश्व में कहीं भी वो नेविगेट करने लायक बन सकें, और हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो पूरे समाज को बदल दे, पूरे सामाजिक परिवर्तन, उच्च कोटि की शिक्षा, और वह भी सबके लिए सुलभ, सबके लिए बराबर,
सबको उपलब्ध होने वाली शिक्षा, और ये जो मानव निर्माण की शिक्षा होगी जिसके द्वारा हम अपने समाज को बदलेंगे, अपने देश को बदलेंगे, वह इस रूप में बदलेंगे कि हम फिर विश्व गुरु या नॉलेज पावर जिसको कहते हैं, ज्ञान की दुनिया में, विजडम की दुनिया में हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ हो पाएंगे। यह कल्पना है इस शिक्षा नीति की, और यह सपना है इस शिक्षा नीति की, और वह भी हम अगले 20 वर्षों में उसको अचीव करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक जब हम इस रूप में देखते हैं तो मुझे समझ में तो मुझे यह समझ में आता है कि यह शिक्षा नीति अपने आप में अपने एम्बिशन को लेके, अपनी महत्वाकांक्षा को लेके, अपने सपने को लेके कितना स्पष्ट है, इसकी अवधारणा कितनी स्पष्ट है और कितनी उच्च है। तो इस मान्यता के साथ हम इस शिक्षा नीति को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हर शिक्षा नीति यह, क्योंकि शिक्षा का काम है मनुष्य का निर्माण करना, तो हर शिक्षा नीति आखिर क्या, किस तरह के मनुष्य का निर्माण करना चाहती है, उस शिक्षा से हम किस तरह का आदमी बनाना चाहते हैं। यह शिक्षा नीति भी है, यह शिक्षा नीति भी अपने आप में इसको स्पष्ट करके रखा है कि हम इसके द्वारा, इस माध्यम से अपने देश में किस तरह का नागरिक चाहते हैं। यह कहता है कि ऐसा नागरिक हो जिसमें रैशनल थिंकिंग हो, जिसमें जो अपने एक्शन में, जो अपने क्रियाकलाप में, अपने दैनिक जीवन के हर काम में, हर फैसले में और अपनी सोच में जो बिल्कुल लॉजिकल हो, रैशनल हो, विवेकपूर्ण हो, एविडेंस बेस्ड हो, वैज्ञानिक हो, जिसमें दया का भाव हो, जिसमें पूरा कंपैशन हो, जिसमें पूरी एम्पैथी हो, दूसरे के लिए संवेदना हो। हम एक संवेदनशील प्राणी बनाना चाहते हैं हमारी शिक्षा की नीति से। हम चाहते हैं कि ऐसा नागरिक बनाए जिसमें साहस हो, कठिनाइयों को झेलने की क्षमता हो। हम चाहते हैं कि उसके मस्तिष्क में वह एक वैज्ञानिक की तरह अपनी जीवन शैली बनाए, एक वैज्ञानिक जैसा सोचता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा होता है, उस दृष्टिकोण को वो अपने जीवन में अपनाए। उसके पास प्रोडक्शन, क्रिएटिव आइडियाज हो, वो क्रिएटिविटी को लेके आगे बढ़े, और उसकी जो जीवन धारणा, जीवन शैली है, वह अपने आप में मूल्यों पर आधारित हो, वह भारतीय मूल्यों पर आधारित हो, वह सामाजिक नैतिकता के मूल्यों पर आधारित हो, और वह व्यक्ति अपने जीवन में, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, समाज में उत्पादन के लिए उसके अंदर इतनी क्षमता हो, इतना हुनर हो कि वह एक प्रोडक्टिव इंसान बन सके, वह एक उपार्जन करने वाला इंसान बन सके, वह एक यूजफुल, उपयोगी इंसान बन सके। ऐसी शिक्षा उसको मिले जिस शिक्षा से वह उपार्जन कर सके, उत्पादकता को बढ़ा सके, समृद्धि को बढ़ा सके और संपत्ति को बढ़ा सके, जो कि जीवन के लिए, समाज की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है, उसकी अपने जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। तो हमारे इस पॉलिसी में एक इंसान को हम किस तरह से बनाना चाहते हैं, उसके मस्तिष्क को किस तरह से विकसित करना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व को किस तरह से विकसित करना चाहते हैं, हम उसमें किस तरह की क्षमताएं विकसित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यह भी बिल्कुल स्पष्ट करके रखा है। और हम ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जो ऐसे व्यक्ति हमारे विद्यालय से, हमारे स्कूल कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, वो पूरे समाज को बदलने वाला हो। इनके माध्यम से समाज बदल जाए, पूरा समाज इंक्लूसिव हो जाए, पूरा समाज में एकता हो, एकता की बात हो, हर व्यक्ति का अपना एक स्पेस हो, हर व्यक्ति का
अपना एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, हर व्यक्ति अपने परिचय के साथ जी सके, अपनी विभिन्नता के साथ जी सके, और इन विभिन्नताओं में भी हम सब एक दूसरे के साथ आदर और समन्वय के साथ रह सके। मुझे लगता है कि यह जो शिक्षा का उद्देश्य इसमें निहित है, जो हम किस तरह का व्यक्ति बनाना चाहते हैं, इस पॉलिसी में पहली बार इस रूप में देखा गया है। मुझे जहां तक याद है कि इस तरह से स्पष्ट शिक्षा के उद्देश्य के बारे में इस तरह का स्पष्ट धारणा पहली बार हमने इसमें देखा है। और जब हम बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति में एक विद्यालय की कल्पना कैसी, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कल्पना कैसी, हम किस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विजुअलाइज करते हैं, हम देखना चाहते हैं। हम जिस स्कूल में काम करते हैं, हम जिस विद्यालय में काम करते हैं, या हम जिस विद्यालय के लिए सोचते हैं, हमारा विद्यालय कैसा हो, हमारे विद्यालय की कल्पना कैसी हो, हमारे विद्यालय की संकल्पना कैसी हो, हमारे विद्यालय की सोच कैसी हो। तो यह कहता है कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी के लिए, जिसमें छात्र के लिए लगे कि वो छात्र का स्वागत कर रहा हो, और विद्यालय ऐसा हो जहां पर हर छात्र, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी शारीरिक क्षमता वाला हो, हर छात्र के लिए वह विद्यालय लविंग हो, केयरिंग हो, वो विद्यालय में इस तरह का वातावरण हो कि जहां पर वो पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के सोचने के लिए, सीखने के लिए एक बहुत ही स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट की चर्चा करता है यह डॉक्यूमेंट। वो बताता है कि उस विद्यालय में पांव रखने, प्रांगण में पांव रखते ही छात्र को ऐसा लगे कि हम क्या सीखें, ये सीखें, वो सीखें, वो सीखने का माहौल ही हो, चारों तरफ सीखने की सामग्री हो, चारों तरफ हर बच्चे की लाइफ सीखने की सामग्री हो, उपलब्ध हो, हर चीजें बहुत सुंदर, विद्यालय के भवन साफ सुथरे विद्यालय के भवन हो, और जो छात्र के एज के हिसाब से, छात्र के रुचि के हिसाब से वो सारी चीजें वहां पर, सारी सामग्री उपलब्ध हो। ऐसा विद्यालय, जो विद्यालय छात्र जिसमें छात्र जाना चाहता हो, छात्र वहां अच्छा फील करता हो, सेफ फील करता हो, रेस्पेक्टेड फील करता हो, और उसके लिए पर्याप्त सामग्री हो, पर्याप्त माहौल हो। तो आई थिंक this is a kind of visualization of a school in an educational institution in this document. Now, about the school education, the new change in the document is that इसको पूरे 4 भाग में बांट दिया है। जैसे आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पहले से सुना होगा, जानते हैं इनके विषय में कारक मूल क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले भी कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा कि अब इसमें पहले जो हमारी व्यवस्था थी, हम क्लास 1 से शुरू करते थे, क्लास 12 तक जाते थे। अब इसमें हमने प्री स्कूल को शामिल किया है इस पॉलिसी में। ये पॉलिसी कहता है कि एज 3 से, यानी प्री स्कूल से लेकर के एज 18 तक हमारा अब ये स्कूल की व्यवस्था है। स्कूली शिक्षा अब एज 3 वर्ष की उम्र से शुरू होगी और 18 वर्ष की उम्र तक चलेगी, और इसको इस पॉलिसी में 4 भाग में बांट करके रखा है। एक तो उसको कहते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज। जो फाउंडेशनल स्टेज है, उस फाउंडेशनल स्टेज में हम उसको मानते हैं
कि ये 3 से 6 3 साल का वो प्री स्कूल वाला स्टेज है और 2 साल यानी क्लास 1 और क्लास 2 यहां तक मिला करके फाउंडेशनल स्टेज एक स्टेज माना है, इसको एक टुकड़ा माना है स्कूली शिक्षा के लिए। एंड देन द सेकेंड स्टेज इज द प्रिपरेटरी स्टेज व्हिच इंक्लूड्स क्लास 3, 4 and class 5, and the third stage is the middle stage which includes class 6th, 7th and 8th, and the fourth stage is a secondary stage which includes class 9th, 10th, 11th and 12th. Now these are the 4 stages. Now the beauty of these stages and why these stages have been divided like this, because of the new understanding and the research findings of the growth and development of children. इसमें जो प्री प्राइमरी को साथ में लिया गया है, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें शामिल किया गया। आपको याद होगा कि राइट टू एजुकेशन में भी ये नहीं था, पहले जो 86 की पॉलिसी में भी ये नहीं था, सब क्लास 1 से शुरू हुआ करते थे। और जबकि संविधान के आर्टिकल 45 में ऐसी बात नहीं थी, उसमें भी था कि 14 वर्ष तक के एज के बच्चों को आप फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दीजिए, लेकिन लोगों ने बाद में अपनी सुविधा के हिसाब से 1 से 14 इयर्स कर दिया था। अब इसमें हम लोगों ने नई इस पॉलिसी में जो प्री प्राइमरी का स्टेज है, जो नर्सरी का स्टेज है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर का स्टेज है, उसको शामिल किया। और मान्यता ये है, मैंने अभी जो बताया आपको कि इसकी पूरी मान्यता ये क्यों लिया गया है, आपके मन में प्रश्न उठता होगा, क्योंकि ये जो न्यूरो साइंस है ये आजकल बहुत डेवलप हो गया है, बायोलॉजिकल साइंस। तो बताते हैं, रिसर्चर्स बताते हैं, मेडिकल फाइंडिंग्स है कि मैक्सिमम जो न्यूरल कनेक्शंस होता है, जब हम सीखते हैं, हर अनुभव के साथ, हर सीख के साथ हमारे मस्तिष्क में हमारे नए कनेक्शंस, न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। न्यूरल कनेक्शंस ही हमारा नॉलेज सेंटर होता है। तो ये जो न्यूरल कनेक्शंस हैं ये ज्यादा बनते हैं, ये मैक्सिमम बन जाते हैं 5-6 वर्ष की उम्र तक। इसीलिए इस न्यूरल कनेक्शंस के चलते चूंकि मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, तो 3 से 6 का जो उम्र है इसको बहुत ही क्रूशियल माना गया है और इसको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में केयर करना है। पहले भी हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी। हमारे यहाँ पहले भी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी इत्यादि संस्थाएं चलती थी, हमारे यहाँ नर्सरी क्लासेस होते थे, लेकिन बहुत ही अपने हिसाब से चलते थे। उसमें बहुत क्वालिटी की बात नहीं होती थी, और कहीं कहीं होती थी तो वह आइसोलेटेड स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे। और अब उसको इस पॉलिसी में मेन स्ट्रीम में ले लिया गया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यह जो है हमारा फोकस एरिया होगा। ये एक बड़ा बदलाव है इस पॉलिसी। और इस पर एनसीईआरटी ने एक करिकुलम भी डेवलप किया है, जिसको कहते हैं नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और ये 2 भाग में है, एक तो 0 से 3 साल के लिए एक पार्ट है, पार्ट 1, एंड 3 से 8 साल के लिए एनसीईआरटी ने दूसरा पार्ट बनाया है। इस पर करिकुलम तैयार है, इस पर पहले से भी काम हो रहा था, पॉलिसी आने से पहले से, तो पाठ्यक्रम इस पर तैयार हो गया है। इसके लिए स्पेशल फोकस हो गया है, क्योंकि ये जो कुल मिलाकर यदि आप देखें, ये पहला स्टेज है, ये फाउंडेशनल स्टेज जो क्लास 1 तक है, इस पर बहुत फोकस है पूरी दुनिया में। और अपने यहाँ खास करके जो ड्रॉप आउट रेट है, जो अभी भी हमारा क्वालिटी है, सारे असर के रिपोर्ट हो, प्रथम के रिपोर्ट हो, जो भी नेशनल डाइस डेटा है,
जो सारे डेटा बताते हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है या जो क्वालिटी की बात है, वो बचपन में बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता, उसको बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी नहीं आती। तो इस पॉलिसी में माना गया है कि इसको सर से पहले टेकअप करना है, और इसको टेकअप करने के लिए 2025 तक मेरे यहाँ भी बोल रहे थे नेशनल फाउंडेशन मिशन, नेशनल फाउंडेशन, उसको नेशनल मिशन के रूप में इसको लिया गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को। और जो ग्रेड 3 तक होगा, और इसको 2025 तक इसको कंप्लीट करने का इरादा है। इसीलिए इस पर बहुत ही ज्यादा है, और इसका जो एरिया होगा वो स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशंस, मैथमेटिकल थिंकिंग, ये फंडामेंटल। और पेडागोजी की बात मैं करूंगा अलग से। ये मोस्टली चूंकि प्री स्कूल और ग्रेड 1, 2 ये सारी चीजें जो है, इसमें हम एक्टिविटी बेस्ड चीजों को करते हैं, प्ले वे मेथड्स को इसमें ये करते हैं। डिस्कवरी, बच्चे इंक्वायरी उस एज में बहुत प्रश्न पूछते हैं, उनके अंदर बहुत इंक्विजिटिवनेस होता है, तो इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ड्रिवन एक्टिविटीज ज्यादा, उस तरह के मटेरियल्स ज्यादा। और उनका लैंग्वेज इशू होता है, तो लैंग्वेज इशू के लिए भी इसमें प्रावधान है। जो ये नेशनल मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत बनेगा, उसमें उसका भी प्रावधान है कि स्थानीय टीचर को, स्थानीय भाषा को जानने वाले टीचर्स को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, और इसको अचीव कर लेना है, 2025 तक इसको पूरा कर लेना है, तो 100%। और इसके सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इस पर। और ये आज की तारीख में नई एजुकेशन पॉलिसी में और पूरे विश्व में जो परिवर्तन हो रहा है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो उसकी आवश्यकता है इस पैंडेमिक में, जो हम भी महसूस कर रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मटेरियल का भी प्रावधान है। जो दीक्षा पोर्टल आप लोगों ने सुना होगा, वो दीक्षा पोर्टल पे वो सारे मटेरियल्स भी रहेंगे। तो ये सारे माध्यम से इन बच्चों को इनकी जो बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जो मैथमेटिकल थिंकिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस, जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीजन है, और जो काउंटिंग है, उसी तरह से रीडिंग है, राइटिंग है, स्पोकन स्पीकिंग है, ये जो फंडामेंटल बच्चे पढ़ सके, क्योंकि इसका एक कनेक्शन है। आप पॉलिसी में देखेंगे, पॉलिसी कहता है कि हम अपने देश में, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करना भी है, हमारा एक बड़ा उद्देश्य है इस शिक्षा नीति में। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे होगा? जब तक कोई बच्चा पढ़ना नहीं सीखेगा, जब तक उसको फंडामेंटल चीज नहीं आएगी, तो वो उसको आगे अपने आप सेल्फ लर्निंग कैसे कर पाएगा? तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है, इस स्टेज को इन्होंने बहुत ही प्राथमिकता दी है, और प्री स्कूल से लेकर के, और प्री स्कूल में जो पहले से कंटिन्यूइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आंगनबाड़ी है, जो बाल बाटिकास हैं, जो प्री स्कूल्स पहले से चल रहे थे, नर्सरी स्कूल चल रहे थे, और आजकल फिर बड़े स्कूल के साथ, मिडिल स्कूल के साथ, प्राइमरी स्कूल के साथ, हाई स्कूल के साथ, उनके अब नर्सरी क्लासेस भी बहुत जगहों पे शुरू हो गए। उन सब को मेन स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, और उन सब पर टीचर्स का कंसंट्रेशन, अच्छे टीचर्स कैसे उनको दें, अच्छे टीचर्स कैसे दें उनको, अच्छे टीचर्स उनको कैसे दें, और उनको कैसे वहां पर उनको उनके न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, पहले भी वहां पर न्यूट्रिशन दिया जाता था,
मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था थी, वहां पर उनके इम्यूनाइजेशन की बात है, वो सारी सुविधा इस स्टेज को, फाउंडेशनल स्टेज को इस पॉलिसी में बहुत ही हाई प्रायोरिटी दिया गया है। और उन बच्चों को वही प्लेवे मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से, डिस्कवरी मेथड से, जॉयफुल मेथड से, इंक्वायरी बेस्ड मेथड से, उनको डिजिटल मटेरियल के से भी उनको और पूरा न्यूट्रिशन दे करके, और धीरे धीरे उनको अब हम पूरा फुल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के हम उसको ख्याल रखते हैं। इसमें ये बात कही गई। दूसरा, जो जब हम इससे ऊपर उठते हैं, 1 और 2 से ऊपर उठते हैं, 3, 4, 5 में जाते हैं, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज करते हैं। अब यहाँ आकर के इस पॉलिसी में बात की गई है कि अब थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक को अब आप दे दीजिए, अब टेक्स्ट बुक को इसमें इंट्रोड्यूस थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह का भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और लेकिन मैक्सिमम जो पेडागोजी होगा, जो तरीका होगा, वो वही एक्टिविटी बेस्ड होगा, इंगेजमेंट बेस्ड होगा, एक्सप्लोरेटरी होगा, डिस्कवरी इंक्वायरी बेस्ड होगा, और उसी इंगेजमेंट के साथ बच्चों की पढ़ाई होगी। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे आएंगे। क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे आएंगे। यहां पर अब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक मिनट, हेलो, हाँ हेलो, सर ने हमें थोड़ा नज़दीकी और बारीकियों से बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एज स्पेसिफिक और क्लास स्पेसिफिक कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अब हम सर से आगे पेडागोजी के बारे में, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेडागोजी के बारे में क्या कहती है और कैसे उसका क्रियान्वयन एनसीईआरटी के द्वारा या फिर हमारे शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए, मैं चाहूंगा सर उस पर भी एक बार अपना वक्तव्य दें फॉर द पेडागोजी। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से मिडिल स्टेज में अब थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और थोड़ा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, और फिर सेकेंडरी स्टेज में 9th, 10th, 11th, 12th में थोड़ा वोकेशनलाइजेशन पर इस पॉलिसी में जोर है, सब्जेक्ट के चॉइसेस पे जोर है, बच्चों मल्टीडिसिप्लिनरी सिस्टम पे जोर है, और वहां आप बच्चे अलग अलग एग्जिट, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री की बात वहां पर की गई है, और वो सारी बातें वहां है, और वहां पर हायर लेवल की बातें होती है, वोकेशनलाइजेशन की बात होती है। इसमें जो खास बात यह है पहले की तुलना में जो हम देखना चाहते हैं, वो है कि कुछ कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स आज की तारीख में, नए सब्जेक्ट्स क्या आ सकते हैं जिसकी जरूरत इस 21st सेंचुरी में है। वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल सिटीजनशिप, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, ये डेटा साइंस, कोडिंग, मशीन लर्निंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये कुछ नए सब्जेक्ट्स इसमें आने, उसको कहा गया है कि ये सारे सब्जेक्ट्स, ये जो क्रॉस कटिंग सब्जेक्ट्स हैं, और ये सब्जेक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में इसको लाने की
बात इसमें नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने की, कुछ ये नए सब्जेक्ट्स स्कूल लेवल पे आएंगे। अब और फिर वोकेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज के लिए ऑनलाइन मोड भी होगा, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात इसमें की गई है कि बच्चों को 10 डेज बैगलेस और 10 डेज स्कूलिंग की व्यवस्था इसमें की गई है कि 10 दिन उसको बिना बैग का आना है, और उसको आउट ऑफ द स्कूल नियरेस्ट कम्युनिटी में जाकर के कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी ऑक्यूपेशंस, कम्युनिटी वोकेशंस को समझना है, सीखना है। तो कम्युनिटी का जो कोलैबोरेशन है स्कूल के साथ, और वोकेशंस जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा ट्रेडिशनल वोकेशंस हैं, उस पर उसको भी इसमें इसके साथ रिलेट, स्कूल एजुकेशन के साथ रिलेट किया गया है, उसको समझाने की बात की गई है। और उसमें कहा गया है कि हम जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडियन नॉलेज, या तो योगा है या मैथमेटिक्स के टर्म में हमारे पास जो अवेलेबल है, जो घरेलू दवाएं या एथनिक मेडिसिन या इंडिजिनस ट्रीटमेंट सिस्टम, या फार्मिंग का जो नेचुरल फार्मिंग है, या फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं, और वो ऑक्यूपेशन और वोकेशन के रूप में हमारे आसपास है, उसको ठीक से साइंटिफिक ढंग से समझना और उसके बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, और उसको आगे कैसे हम फर्दर ले जा सकते हैं, उसमें इनोवेशन क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से मोटे तौर पे। एक दूसरा इसका एंगल ये भी है कि लैंग्वेज का इशू इसमें आता है। इंडिजिनस नॉलेज के साथ लैंग्वेज के बारे में कहा गया है कि क्लास 5 तक तो मदर टंग में ही या लोकल जो डोमिनेटिंग लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई हो, मदर टंग के में पढ़ाई हो, और संभव हो तो क्लास 8 तक ले जाए। और उसके बाद इसमें इस पॉलिसी में ये भी है कि चूंकि हमारा देश समाज मल्टीलिंगुअल है, कई भाषाएं यहाँ बोलियां होती हैं, तो उन सबको कैसे एड्रेस किया जाए, सबको कैसे रेस्पेक्ट दिया जाए, इस पर भी बल दिया गया है। और इसके लिए प्रावधान है कि शिक्षक उसी ढंग से यहाँ शिक्षक की तैयारी होगी, अब बाद में उस पर बात किया गया है। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात इसमें की गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आगे चल करके क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चों को होगा, और जिसमें 2 लैंग्वेज तो आपका भारतीय लैंग्वेज होगा, और तीसरा कंपल्सरीली भारतीय लैंग्वेज होगा, और तीसरा कुछ भी हो सकता है। और खास करके जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, इस प्राकृत हो, पाली हो, ये सारे जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इसको भी प्रमोट करने के लिए, इसके लिए भी पर्याप्त अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज स्कूल में हो। और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान पॉलिसी में किए गए हैं कि कैसे आप लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, कैसे ट्रांसलेशन करके इन भाषाओं में किस्से, कहानियां और दूसरे रिसोर्सेस को आप लाएंगे ताकि बच्चे उसको पढ़ें अपने हिसाब से और उसको पढ़ें। तो ये जो रीजनल जो इंडियन लैंग्वेजेस और मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट और मदर टंग एजुकेशन को प्रमोट करने की बात है, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और दूसरा है कि इंडियन नॉलेज, जो हमारा विजडम है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जो वोकेशन है, जो फार्मिंग में, मेडिसिनल प्लांट्स में, घरेलू उपचार में, ट्राइबल नॉलेज है हमारे पास, इंडिजिनस नॉलेज है, अलग अलग कल्चर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, उन चीजों को भी मेन स्ट्रीम करने की बात इसमें की गई है।
इस तरह से हम एक जो देखें तो एक उधर हम देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और इधर हम देखते हैं कि हम अपने समाज में हमारा जो ज्ञान भरा हुआ है, हमारे पूरे इंडिया में हजारों वर्षों से जो ज्ञान चला आ रहा है हर क्षेत्र में, उसको दोनों को मिला करके इसमें बच्चों को एक्सपोजर इसका मिलता है, इसमें प्रोविजन किया गया है, और उस हिसाब से स्कूल का सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर की बात की गई है। अब सबसे जो चैलेंजिंग है कि 21st सेंचुरी में जो स्किल्स हैं, जो 21st सेंचुरी का स्किल है और जो हम ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं, हम जिसमें चाहते हैं कि उसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो, हम उसमें चाहते हैं कि वो टीम वर्क बहुत अच्छा करे, हम वो चाहते हैं कि वो अपना रूट से भी रूटेड हो, हम वो चाहते हैं कि वो साइंटिफिक थिंकिंग वाला हो, हम वो चाहते हैं कि बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान हो, बहुत ही क्रिएटिव इमेजिनेशन हो उसका, हम उसको जो इस तरह से एक नए अवतार में देखना चाहते हैं इस नए युग में, 21st सेंचुरी में, ताकि वो दुनिया के किसी कोने में जाकर के वो आराम से अपनी क्षमता दिखा सके और अपने आप को प्रूव कर सके, और अपने आप से और अपने जीवन की क्वालिटी को भी वो सही गलत का निर्णय ले सके। यह सारी चीजें निर्भर करती हैं कि हम विषय को पढ़ाते कैसे हैं, हमारा पेडागॉजी कैसा है, हमारे पढ़ाने लिखाने का तरीका कैसा है। ये जो पेडागॉजी है, ये इसमें बताया गया है कि ये पूरी तरह से एक क्रिटिकल थिंकिंग का पेडागॉजी है। ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? जब आप चीजों को अलग अलग ढंग से सोचते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, मिला करके उसको तौलते हैं, तौलने के बाद जब आप प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ देखते हैं कि कौन सा ज्यादा सही है, उसको आप चुनते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, और ये इंडिविजुअलाइज्ड है। तो पेडागॉजी इसमें कलेक्टिव नहीं है, ये इंडिविजुअलाइज्ड है, ये क्रिटिकल है, हर माइंड इसमें काम करता है, ये पार्टिसिपेटिव है, इसमें टीम में काम करना पड़ता है, इसमें काम करना पड़ता है, इसमें एक्टिविटी में काम करना पड़ता है। जो भी क्लास में, अभी तो हम बाहर में हैं, जो भी क्लास में हमारी पढ़ाई लिखाई होगी बच्चों को, उसमें इंटरेक्शन होगा, उसमें इंटरेक्शन होगा बच्चा का बच्चे के साथ। इसमें इस इंटरेक्शन में बच्चा सीखेगा और अपने अंदर में वो इंटरनलाइज करेगा, उसको क्रिटिकली उस पर सोचेगा, उसको प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ मिलाएगा, और तब एक वह निर्णय पर पहुंचेगा। तो एक ये बात है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा और कहते हैं मेटाकॉग्निशन, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन करते हैं। ये रिफ्लेक्टिव प्रोसेस जो है, ये इस नए पेडागॉजी का आधार है। ये क्रिटिकल पेडागॉजी, पढ़ाने लिखाने का जो ये जो तरीका है, इसमें इंटरेक्शन, यानी आपको इन्वॉल्व होना होगा, बच्चे को इन्वॉल्व होना होगा। शिक्षक के रूप में बच्चे को आपको इन्वॉल्व करना होगा, या तो आप डिस्कशन में इन्वॉल्व कीजिए, या तो आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, और उस इन्वॉल्वमेंट से बच्चा जब एक्सपीरियंस करता है इसी को, और जब आपस में शेयर करता है, डिस्कशन करता है एक्सपीरियंस को लेकर के, तब उसके अंदर में एक कंक्रीट, क्योंकि उसमें कई तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं, कई तरह के प्रमाण आते हैं, उसके अपने अंदर लाइफ का एक्सपीरियंस है, वह जहां से आया है, जिस परिवार से आया है, जिस समाज से आया है, स्कूल में जिस घर से आया है, जो चीज अभी तक वो देखा है रास्ते में, घर में, उसका एक्सपीरियंस है। ये सब जब शेयर करता है, जब ये मिला के देखता है, इस पर चर्चा करता है, इस पर सोचता है, इसको ऊपर से देखता है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया में उसके अंदर एक समझ बनती है,
और बड़ी बड़ी मजबूत समझ बनती है। ये अस्थाई होता है, ये कंक्रीट होता है, ये क्लियर होता है और ये कभी भूलने वाला नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये रोट लर्निंग नहीं है। और इस पॉलिसी में भी इसको अंडरलाइन किया गया है कि रोट लर्निंग नहीं कराना है, कोचिंग कल्चर से बच्चों को बचाना है। इसीलिए एग्जामिनेशन और असेसमेंट जो इसमें पूरी बात है वह पूरा परफॉर्मेंस बेस्ड है। 360 डिग्री की बात करते हैं वो, 360 डिग्री असेसमेंट, और सब एक्टिविटी बेस्ड, सब परफॉर्मेंस बेस्ड वो है। तो ये हमारा जो पेडागॉजी है ये कोलैबोरेटिव है। ये एक दूसरे से कोलैबोरेशन, टीम एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे सीखते हैं, एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को और उस पर कैसे बिल्ड करते हैं, एक कलेक्टिव डिसीजन कैसे लिया जाता है। और वो जो नॉलेज होता है वह बड़ा नॉलेज होता है, पक्का नॉलेज होता है। वो एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरता है जिसमें आपका या तो प्रमाण है, और प्रमाण या तो तर्क के आधार पे है, वो विचार के आधार पे है, या आपका किसी वैज्ञानिक तरीके का प्रमाण है जो आप विज्ञान के प्रयोगशाला में करके दिखाते हैं, या आपके जीवन का प्रमाण है जो आप घर में देखे हैं या घर में कहीं सुने हैं, तो वहां का प्रमाण है। तो आप जब प्रमाण के साथ बात करते हैं और निर्णय करते हैं और उस तरीका से पढ़ते लिखते हैं, सोचते विचारते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो वह जो पेडागॉजी है ये एक क्रिटिकल पेडागॉजी, ये आपको एक ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करता है बच्चों में जो साइंटिफिक, और इसी से साइंटिफिक टेम्पर बन जाएगा। इसमें जो विकास होगा पेडागॉजी में, वो एक तरह से उसके चूंकि मस्तिष्क में परिवर्तन होगा सकारात्मक, तो पूरे व्यक्तित्व में भी परिवर्तन होगा, उसकी भावनात्मक परिवर्तन होगा, उसका शारीरिक परिवर्तन भी उसमें होगा, तो वहां भी उसमें वो चीजें दिखाई देंगी। इसके साथ साथ इसमें पेडागॉजी की जो बात की गई, थोड़ा सा कहा गया है कि जो हमारा इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड करने का मतलब कि आप साइंस पढ़ते समय सिर्फ साइंस का पेडागॉजी की बात करेंगे ऐसा नहीं चलेगा। साइंस में सोशल साइंस भी आ सकता है, साइंस में हिस्ट्री भी घुस सकता है, हिस्ट्री का पेडागॉजी भी घुस सकता है, स्टोरी टेलिंग भी चल सकता है। आपको तरीका निकालना, इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेट करके आप एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बच्चों के सामने रखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ये होलिस्टिक पेडागॉजी है और इससे बच्चों में होलिस्टिक डेवलप, एक समग्र ज्ञान का विकास होता है। अब इस ज्ञान के विकास में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनती है। सिर्फ कुछ सूचनाएं नहीं रहती मस्तिष्क में, only information is not there, understanding is more, and that is the ultimate aim of education, teaching and learning. You have to create understanding among your children. And how you can create understanding among your children? Provided you do this critical thinking approach, the critical pedagogy, the scientific pedagogy, the collaborative pedagogy, the integrated pedagogy, the holistic one. The arts also, drama also can be utilized as a pedagogy. Stories also can be utilized as a pedagogy. Culture can be used as a pedagogy. Anything, and then discussion, then different perspectives, and then the final points, then the final reference, the inferences of the discussion, and that is the final understanding. Even understanding can happen at different levels. So at the highest level, one can have the understanding. So what we call it as when you're a student or as a teacher,
The pedagogy, the best pedagogy is when you are in a position to analyze, to synthesize, and to create, produce finally, and then reflect on it. You assess yourself, self-assessment. You improve upon your own performance. That is the pedagogy, reflective pedagogy, reflective teaching. And in this entire thing, these days, this digital influence has to be there in this pedagogy. E-content has to be there in this pedagogy. So e-content will give you more inputs. It will bring more inputs to your pedagogy, more exposure to the evidences, and more ideas you will get during discussions. And then after churning, after जो उसको मंथन करना कहते हैं कि सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अब बाद में जो निष्कर्ष निकलता है वही तो ज्ञान है। तो वही ज्ञान है, उसमें कई नई चीजें हो सकती हैं जो पुराने ज्ञान से अलग होगा, जो पुराने ज्ञान से अधिक होगा। तो ये जब आप अधिक उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं, उसमें नयापन ला देते हैं, तो यही तो क्रिएटिविटी है, यही तो प्रोडक्टिविटी है, यही तो ज्ञान का सृजन होता है। उसी से तो नॉलेज सोसाइटी बनेगा, उसी से तो इंडिया जो है नॉलेज पावर बनेगा, वर्ल्ड का नॉलेज पावर बनेगा। तो यह बच्चे से सिखाना है और यह हर सब्जेक्ट में होगा और सब्जेक्ट्स को मिला के भी होगा। अब जो है वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो हम पहले आप पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ हिंदी पेडागोजी की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में हिस्ट्री, साइंस में साइंस, अलग अलग धाराओं में चलने वाला ये नहीं है। अब ये कहता है कि आपको इंटीग्रेशन का टेक्निक आना चाहिए, ये पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी टेक्निक आना चाहिए। अलग अलग चीजों को एक साथ एक कोर्स में आप पढ़ने दीजिए बच्चे को। साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस के साथ हिस्ट्री सीखना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री वाले मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस बीच में कोई वोकेशन चाहता है, कोई कौशल सीखना चाहता है, कोई हुनर सीखना चाहता है, उसको करने दीजिए, ऑनलाइन करने दीजिए। उसको कोई लोकल क्राफ्ट पसंद आ गया तो लोकल क्राफ्ट वो देख करके सीखे और उसमें नई नई बात जोड़े। ये सारी चीजों का प्रावधान। कोई बीच में से थोड़ा निकल करके सीख करके फिर आना चाहता है तो 10वीं के बाद निकल गया और फिर वो अपना उधर वाला कोर्स पूरा करके फिर आ गया, फिर ज्वाइन कर लिया, 11वीं कर लिया, 12वीं कर लिया। ये सारा जो प्रोविजंस है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, वो है। लेकिन मूल में, इसके जड़ में इसका जो नयापन है, इसका जो क्रक्स है, इसका जो कोर है, वो है इसका पेडागोजी। और वो पेडागोजी है इंटीग्रेटेड, और इसमें ये हेवीली लोडेड है। इस बार इस पॉलिसी में ये आईसीटी इंटीग्रेशन की बात ज्यादा कर रहा है। तो आईसीटी इंटीग्रेशन शुरू से, इसलिए अब तो कई पोर्टल्स और दीक्षा पोर्टल आप ई कंटेंट बना करके आप बनाइए, बहुत सारा बना हुआ है, उसका रिपोजिटरी है, और उससे यूज करके और बच्चों के साथ उस पर ये कीजिए। इसमें कलेक्शन है, इसमें इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, इसमें उसका कैटेगराइजेशन है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसका एनालिसिस है, उसका सिंथेसिस है, और उसका इन्फेरेंस ड्राइंग है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। और जब साइंटिफिक प्रोसेस से आप किसी तरह का कोई काम, चाहे सोशियोलॉजी का टॉपिक हो, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे साइंस का टॉपिक हो, जब भी आप कोई साइंटिफिक तरीका से कोई चीज को बताते हैं, डील करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं और अंत में निष्कर्ष निकालते हैं, तो आप साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट भी यही करता है, इसी को कहते हैं। और इसी से ये जब आपके एक शिक्षक के रूप में आप में ये एटीट्यूड बन जाएगा, ये प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों में। बचपन से यदि उसको ये प्रैक्टिस डाल दें
तो वह उसमें एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें एक साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट हो जाता है जो उसके पूरे जीवन को बदल के रख देगा। इतना ही नहीं, जब वह छोटे छोटे टीम में, ग्रुप में मिलकर काम करेगा, एक दूसरे कैसे एक दूसरे के साथ काम किया जाता है, एक दूसरे से मिल करके कैसे शेयर किया जाता है, एक दूसरे की बात को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, यह सीख लेगा। और एक दूसरे से मिल करके कैसे नई नई चीजों को एक दूसरे से सीखा जाता है। ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और ये जो इंटरेक्शन बेस्ड लर्निंग है, ये और इसमें जो क्रिटिकलिटी है, इसमें जो आप एविडेंस ढूंढते हो, जो इसमें प्रमाण के साथ, लॉजिक के साथ आप एक निर्णय पे पहुंचते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे ब्यूटी है इसमें, ये कहता है कि आप सारे सब्जेक्ट्स में से कहीं से किसी को जोड़ करके पढ़ा दीजिए। इंटीग्रेशन अमॉन्ग सब्जेक्ट्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इसका इसीलिए इसमें अंडरलाइन करके इस पॉलिसी में, स्कूल एजुकेशन में लिखा है कि इससे करिकुलम लोड भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। एक ही बात में आप कई चीजें सिखा सकते हैं, कई ऑब्जेक्टिव, आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। एक ही टॉपिक पढ़ाते समय आपका पेडागॉजी यदि आपका इंटीग्रेटेड है, तो आप उसमें साइंस की बात भी उसको बता देंगे, उसमें हिस्ट्री की बात भी बता देंगे, और उसमें आप उसको सोशल साइंस की बात भी बता देंगे। तो ये इंटीग्रेटेड जो पेडागॉजी है, ये बहुत ही बढ़िया इसमें हाईलाइट किया गया है। और ये क्रिटिकल पेडागॉजी, जिसको कोलैबोरेटिव, कई नाम है, और इसको जो लेटेस्ट हम लोग कहते हैं, इसको कनेक्शनिज्म, जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके इतना ही नहीं, ये बाद में कंटिन्यू कर जाए, इसके लिए छोटा छोटा ग्रुप बनाता है। आजकल तो आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ये होता है, वो, ये सब क्या है, ये उसी लर्निंग को आगे कंटिन्यू कराने के लिए, सस्टेन कराने के लिए, सस्टेनेबल लर्निंग हो जाए, इसके लिए हम ग्रुप में उसको बना देते हैं, ताकि फर्दर इंटरेक्शन होता रहे, फर्दर उसको आगे बढ़ाते रहे। तो ये जो कनेक्शनिज्म है, यह भी आज की इस पेडागॉजी का एक लेटेस्ट, ये 21st सेंचुरी का ही है। और इससे जो स्किल पैदा होगा, इससे जो स्किल पैदा होगा, वो लाइफ स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग एक लाइफ स्किल है, ये लाइफ स्किल है, ये जीवन में काम आता है। इससे जीवन की सुरक्षा होगी, जीवन में बेहतरी होगी, जीवन का गुणवत्ता बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, उस बच्चे के क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। और जब आप एक किसी प्रॉब्लम को लेके, किसी क्वेश्चन, प्रॉब्लम मतलब क्या, कोई क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जब आप उस प्रॉब्लम को लेके उसको सॉल्व करने का तरीका जब साइंटिफिकली आप करते हैं, उसको एनालाइज, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा लाते हैं, एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के बाद जब आप फिर उसको रिकनेक्ट करके इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है हमारा, बच्चा को जो पेडागॉजी में ये इस्तेमाल कराते हैं, तो वो जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, वो दुनिया में कहीं बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, उसको क्रिटिकल थिंकर बनाना है, ये सब पेडागॉजी में, ये सब्जेक्ट टॉपिक रख देने से कुछ नहीं होगा, और टॉपिक ज्यादा से ज्यादा पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कोर में है, कनेक्टिंग एलिमेंट है पेडागॉजी। और पेडागॉजी का जो प्रैक्टिस है, ये इसमें बहुत बढ़िया से बताया है कि इसकी पेडागॉजी क्या हो। इस बार 21st सेंचुरी का स्किल्स को यदि हम थिंकिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम क्रिएटिव स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, यदि हम प्रोडक्टिव स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सब आपके इस पेडागॉजी में ही करना। उसको यदि हम टीम वर्क, टीम मैन बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और टीम पर्सन बनाना चाहते हैं, उसको हम लीडर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पेडागॉजी में ही है। जब वो ग्रुप में काम करता है, तो उसी में कोई एक
ग्रुप का लीडर हो जाता है, एक कंट्रीब्यूटर हो जाता है, ग्रुप का एक अपना डायनामिक्स है, एक डिस्ट्रैक्टर हो जाता है। तो उस डायनामिक्स को समझने में और उसमें उसको डाल करके हम उसको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग बचपन से देते हैं, और इस ट्रेनिंग से वह 21st सेंचुरी में ये सारे स्किल्स हैं, और इसके साथ साथ डिजिटल स्किल्स, ई कंटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इसका एक्सपोजर और ये सारी चीजें, और ऑफ कोर्स कुछ जो कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स मैंने आपको कहा, जो डिजाइन थिंकिंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, ऑर्गेनिक लिविंग है, आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में जो बात की गई है उसकी हम बात करते हैं, जो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात है, ये सारी चीजें वहीं से इमर्ज करके आएगी। जो मशीन लर्निंग या मैथमेटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीजें वहीं से, ये जब हम डिजिटल एप्लीकेशन को बढ़ाएंगे, अपने डिजिटल इंटीग्रेशन ज्यादा करेंगे, आईसीटी इंटीग्रेशन अपने क्लासरूम में ज्यादा करेंगे, बच्चों के साथ उसको ज्यादा लाएंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे उसकी भाषा को, उसके लैंग्वेज से एक्वेंटेड हो जाएंगे और फिर वो आएगा। लेकिन कोर में है वो प्रोसेस, वो पेडागोजिकल प्रोसेस, जो क्रिटिकल थिंकिंग, और इसका जो एपेक्स है वो पॉइंट क्या है जिसको असेसमेंट में हम यूज करते हैं, वो पॉइंट है रिफ्लेक्शन का। जब ये सब हो जाता है तब रिफ्लेक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब आप अपने से ही ऊपर निकल करके, मेटा कॉग्निशन, आप अपने से ही ऊपर निकल करके आप अपने ही प्रोसेस किए हुए काम को ओवरव्यू करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। जब आप ओवरव्यू करते हैं तो आपको खुद समझ में आ जाता है, अरे रे रे रे, यहां पर तो हमने ऐसा किया ठीक था, यहां थोड़ा और अच्छा करते तो अच्छा होता। सेल्फ असेसमेंट, फिर आप दोबारा उसको इंप्रूव कर लीजिए। और बच्चों में जब ये सेल्फ असेसमेंट आ जाता है, जब बच्चा अपने आप से असेसमेंट करना शुरू करता है अपने परफॉर्मेंस को, दैट इज द बेस्ट असेसमेंट। और ये बच्चा जीवन भर तब अपना सुधार करता रहेगा और अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। और इवॉल्व करते करते वो कहां तक पहुंचेगा अपनी जीवन की ऊंचाई में, वो उसको कोई नहीं जानता, उसको कोई, there is no limit to that. That's why, so this reflective process, reflection, and then we have all three sports integration. या पेडागोजी में स्पोर्ट्स को ले आइए, आर्ट्स कल्चर को ले आइए, ड्रामा एस्थेटिक्स को ले आइए, ड्रामा एस्थेटिक्स को ले जाइए, ड्रामा एस्थेटिक्स को ले आइए, आर्ट कल्चर को ले आइए, साइंस को ले आइए, हिस्ट्री को ले आइए, सब को ले आइए। और एक ही चीज से कई चीजें आप कर सकते हैं। एक छोटा सा रोल प्ले से आप साइंस पढ़ा सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है पेडागोजी का, और उसका की एलिमेंट्स कोई क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल पेडागोजी, इसको कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आईसीटी इंटीग्रेटेड। तो ये सबसे जो स्किल्स निकलेगा, दीज आर लाइफ स्किल्स, और यही 21st सेंचुरी स्किल है। 21st सेंचुरी में यही सब चाहिए होगा उस बच्चे को ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए। कम्युनिकेशन और मल्टीलिंगुअलिज्म इसीलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें उसको अपनी भाषा से वो शुरू करेगा। और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि जब एक भाषा पे उसको, अपनी मातृभाषा पे बहुत अधिकार है, तो दूसरी भाषा सीखने में, उसको ट्रांसफर करने में दिक्कत नहीं होती, अच्छा होता है, फिर तुरंत हो जाएगा। तो कई भाषाएं सीख लेगा और दुनिया में कहीं एडजस्ट कर जाएगा और अपने रूट से भी जुड़ा रहेगा और उसको भी रेस्पेक्ट करेगा। तो और फिर सारी चीजों में डिग्निटी ऑफ लेबर है, अपने आसपास के जो वोकेशंस हैं ये हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सबसे बड़ी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात है इसमें इसलिए वोकेशंस की बात है। बच्चे को लाइवलीहुड, उसका वो प्रोडक्टिव आदमी बने, तो डिग्री लेकर के बैठ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी की जो सोच है, एंटरप्रेन्योरशिप की सोच है, काम
उसको अपना जो लाइफ में लाइवलीहुड का सोच है वो वहीं से आ जाएगा, और वहीं से डिग्निटी ऑफ लेबर भी आएगा। या नहीं है कि सिर्फ किताबी ज्ञान, ये हुनर भी जो है इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, वह ये स्कूल के पूरे फ्रेम में है। और इस पर एनसीईआरटी को कहा गया है कि वो करिकुलम फ्रेमवर्क अब इस पर बनाएंगे, इस पॉलिसी पे उसको बाय 2021 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बाय 21 तक वो आ जाएगा, और आ जाएगा तो उसके आधार पे फिर सिलेबस बनेगा, फिर वो टेक्स्ट बुक तैयार होंगे। इस पॉलिसी में सब कुछ क्लियर करके बताया गया है कि जब नेशनल लेवल पे भी जो किताबें बनेंगी वह तो मॉडल होंगी, लेकिन उसमें भी लोकल और कंटेक्स्ट का वह उसमें फ्लेवर होगा। अब फिर एससीईआरटी उस हिसाब से अपने स्टेट के लिए बनाएंगी और वो किताबें फिर नीचे तक जाएंगी, तो उसमें कंटेक्चुअलाइजेशन और ज्यादा हो सकता है और ज्यादा हो जाएगा, रीजनल चीजें ज्यादा उसमें आ जाएंगी, लोकल चीजें ज्यादा आ जाएंगी। तो ये जो लोकल टू ग्लोबल का कॉन्सेप्ट है और ग्लोबल की बातों को भी लोकल तक लाना, ये सारी चीजें इसमें सर्कुलेट करेंगी। लेकिन टीचर का रोल इंपॉर्टेंट इसमें माना गया है। 2005 का जो एनसीएफ था उसमें था कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, हमारा ये भी हमारा कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड होगा सेंटर में, चाइल्ड को ही ध्यान में रख के सारा कुछ किया जाएगा। चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट, चाइल्ड की थिंकिंग, चाइल्ड को बीच में रख के, चाइल्ड को ही एक्टिव बना के, चाइल्ड ही सोचेगा, चाइल्ड ही करेगा, हम भी रहेंगे, लेकिन टीचर एट द सेंटर है, इसमें क्लियरली लिखा है। तो टीचर का बड़ा रोल है इसमें। पहले वाले में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया था, तो टीचर का इसमें, टीचर इसके लिए इक्विप्ड होगा, टीचर ट्रेंड होगा, क्वालिटी टीचर होगा, और ये सारी चीजें उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होंगी। तो ये सब इसमें प्रावधान किया गया है, सारी चीज का विंडोज रखा गया है, और अल्टीमेट एम है कि हम कैसे एक ग्लोबल सिटीजन बनाएं, कैसे हम देश को हाईएस्ट क्वालिटी का एजुकेशन दें, और ताकि इसको हम सुपर पावर बनाएं, नॉलेज सुपर पावर बनाएं 2040 तक। तो ये एक तरह से कुल मिलाकर के सारी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा, और आपका जो कोई क्वेश्चन होगा अनुराग जी, तो मैं बोलूंगा। जी सर, बहुत सुंदर और सरलता के साथ आपने एग्जीक्यूशन के बारे में बताया। इनफैक्ट पॉलिसी का पूरा छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में भी जिक्र किया, और इसके साथ साथ आपकी वक्तव्य के दौरान मैं महसूस कर रहा था कि आपने टीचर्स को एक दृष्टिकोण दिया कि अभी तक जो हम पढ़ाई के एक ज्ञान को ले रहे थे, लेकिन अब हमें जो अंतर्राष्ट्रीय सपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी की बात भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, तो किस प्रकार से अब शिक्षकों को उसको भी अपने पठन पाठन के कार्य में निहित करना होगा, और कहीं ना कहीं हमें ऐसे देशवासियों को तैयार करना होगा जो केवल भारत की नहीं पूरे राष्ट्र की चिंता कर सके, पूरे समग्र सृष्टि की चिंता कर सके, और जो विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पुट फॉरवर्ड किए गए हैं उनकी जानकारी भी हमारे भारतीय छात्रों को पूरी तरह से हो। कई सारे प्रश्न जैसे शाद्री जी ने भी किए हैं, मुझे लगता है इनमें से कुछ का तो हमें जवाब मिल गया, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो बहुत अच्छा यह है कि भारतीयता केंद्र में रख के अगर शिक्षा देनी है तो यह बदलाव व्यवहारिक है। दिन जीवन में लाना है तो जीवन मूल्यों का क्रियान्वयन कैसे दिया जाए। मैम के एक और है प्रश्न, मैं एक साथ पढ़ लेता हूं, उसके बाद हम लेंगे। ऐसे ही पूर्व प्राथमिक, प्री नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षाओं में यह एकात्मिक हो, विकसित होते हुए, भूमिका न बदलते हुए मूल्यों की गहराई बढ़े, ऐसा पाठ्यक्रम बनवाना है तो आचार्य को प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था होगी। तो इस पर आपका क्या विचार है?
और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि करिकुलम और पेडागोजी को लेके आज के विषय के संदर्भ में अगर आपका कोई भी प्रश्न है, आप स्वयं पूछना चाहते हैं तो एक बार अपना नाम चैट बॉक्स में डाल दें, हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में अगर प्रश्न रखते हैं तो भी मैं आपको इनवाइट करूंगा अपना प्रश्न पूछने के लिए। पहले हम शेषाद्री जी के प्रश्न की ओर जाते हैं। जी, शेषाद्री जी का प्रश्न बहुत ही अच्छा है और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर काफी ही मतलब हाईलाइट किया गया। ये सब हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि मूल्य की शिक्षा हम ऐसा मानव बनाना चाहते हैं इस पॉलिसी के द्वारा जो जिसमें एम्पैथी हो, जो कंपैशनेट हो, जिसमें भारतीय मूल्य हो, संस्कार हो, जो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से सारी चीजें कही गई है। लेकिन इसको कैसे इंटरनलाइज किया जाए शिक्षकों के द्वारा, शिक्षक बनाते समय उनके प्रशिक्षण में हम कैसे इसको डालें और उन शिक्षकों के माध्यम से फिर बच्चों में कैसे डालेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। इसमें कुछ सुझाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिए गए। इसमें एक तो बात है कि कहा गया है कि हमारे शास्त्र में जो रचनाएं हैं अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में जो रचनाएं हैं नैतिक मूल्यों पे, चाहे पंचतंत्र की कहानियां हो या और भी अलग अलग भाषाओं में जो कहानियां हैं, जो लिटरेचर है, उनको कहता है, उसमें इसमें कहा गया कि उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल और उसकी रीडिंग्स को ट्रांसलेशन अवेलेबल करा करके सबको उसको जहां जिस भाषा की प्रचलित है उस भाषा में ट्रांसलेशन करा करके लाइब्रेरी में वो चीजें उपलब्ध हो, डिजिटल फोरम में वो चीजें उपलब्ध हो और प्रशिक्षण में उन चीजों को पढ़ने का मौका मिले, उस पर डिस्कशन करने का मौका मिले। दूसरा तरीका है पेडागोजी का। पहला तो सामग्री उपलब्ध हो मूल्यों के बारे में, जो मूल्य, जो भारतीय मूल्य हैं या जिन मूल्यों को हम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, ये दो तरह के मूल्य की बात करता है पॉलिसी। एक तो हमारे भारतीय मूल्य की बात करता है, इसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, हम लिबरेशन की बात करते हैं, इसकी बात भी ये पॉलिसी करता है। एजुकेशन का उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन का है। जो सार विद्या या विमुक्ति है वो लिबरेशन की बात भी करता है। ये पॉलिसी में ये लाइन लिखा हुआ है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन की बात करते हैं और भारतीय मूल्य की बात करते हैं। और दूसरा यह भी कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी इसमें बात की गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, जो हम कहते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी और लिबर्टी, और ये सारी चीजें हमारा प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी उतना ही आदर और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी, जो हमारा डाइवर्सिटी है इस देश में, हम उसको भी उतना ही रेस्पेक्ट देते हैं। हाँ, हम सारे कास्ट, क्रीड, रिलीजन सबको बराबर मानते हैं और सबको अच्छा रेस्पेक्ट देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे इटर्नल वैल्यूज हैं वो उसको, तो इसके लिए दो विधान उन्होंने इसमें मोटे तौर पे सुनाए। एक तो है कि इसकी सामग्री तैयार हो, और सामग्री के लिए जो हमारे शास्त्र में, इंडियन लिटरेचर में जो चीजें उपलब्ध है वो सारे चीजों को ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगहों के हिसाब से वह हमारे लाइब्रेरी में और शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध हो, उस पर रीडिंग्स हो और प्रशिक्षण में उस पर रीडिंग्स के साथ साथ उस पर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो। ये जब हम डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस करते हैं तो वो धीरे धीरे रिफ्लेक्शन करते हैं, तो वो धीरे धीरे हम इंटरनलाइज करने लगते हैं और वो हमारे अंदर चला जाता है। फिर हम उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं। तो प्रैक्टिस में लाना, ये तीन, पढ़ना, वो सामग्री उपलब्ध होना, उस पर पढ़ाई करना और उसको बाय डिजाइन ट्रेनिंग सेंटर्स में, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूशंस में बाय डिजाइन उस पर रीडिंग्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, असाइनमेंट्स हो और उस पर डिस्कशन, डेलिब्रेशंस हो, ताकि हम उसका जो क्रिस्टलाइज्ड इटर्नल वैल्यूज है उसको हम इंटरनलाइज कर सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें। और ये दोनों तरह के वैल्यूज, हमारे इंडियन वैल्यूज
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दोनों की बात करता है पॉलिसी। जी थैंक यू रॉय सर। और एक प्रश्न मेरा भी है, मैं पूछना चाहता हूं, जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि जो बच्चों के लिए पुस्तकें हों वो उनके स्थानीय भाषा और चित्रों के साथ हों, स्थानीय नामों के साथ हों। जैसे एनसीईआरटी का एक पूरा पाठ्यक्रम है, तो क्या एनसीईआरटी क्षेत्र संबंधित सेम टेक्स्ट को अलग अलग रचनाओं के साथ प्रकाशित करने का सोच रहा है, या कंटेंट की डिलीवरी भी क्षेत्र के स्वरूप में अलग अलग होगी? या फिर अगर हम उत्तर में पढ़ते हैं कि राम और मोहन दोस्त हैं, और अगर हम दक्षिण में जाते हैं वहां भी पढ़ते हैं राम और मोहन दोस्त हैं, और अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो ये नाम भी सेम, मतलब जो मैं सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ कि जहाँ ये जितने नाम हैं, जो लोकल के चित्र हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो भी स्थानीय भाषाओं के साथ एनसीईआरटी की प्लानिंग अलग अलग रखने की है, या फिर वो एक ही समग्रता के साथ सिंगल करिकुलम पूरे भारत में लागू किया जाएगा? जहां तक मेरी जानकारी है और मैं अभी तक मेरा जो अनुभव है, हमारे यहाँ एनसीईआरटी में जब पॉलिसी बनती है तो एनसीईआरटी पहले फ्रेमवर्क बनाता है, करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसके बाद सिलेबस उसी आधार पे बनता है। और करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने से पहले का भी एक्सरसाइज होता है जब हम उस पर वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, पोजीशन पेपर्स एनसीईआरटी का अलग अलग टीम बनाती है अलग अलग सब्जेक्ट में, और बहुत सारे इसमें हो जाते हैं, दर्जनों हो जाते हैं। और उस पोजीशन और वर्किंग पेपर्स के आधार पे एक कंसोलिडेटेड करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है। और करिकुलम फ्रेमवर्क जब बनता है तब उससे हम टॉपिक्स वगैरह निकाल करके कंक्रीटाइज करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, और सिलेबस बनाने के बाद हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जब टेक्स्ट बुक बनाता है, इंडिया में इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो टेक्स्ट बुक हमारा जो भी होता है वो एक तरह से मॉडल टेक्स्ट बुक ही होता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में और हमारा फिलॉसफी पॉलिसी का कहता है कि एजुकेशन कंटेक्चुअलाइज्ड हो, यानी हर रीजन, हर क्षेत्र के हिसाब से उसके लोकल फ्लेवर उसमें जरूर आना चाहिए। तो ये लोकल फ्लेवर लाने के लिए यह संभव नहीं है कि एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक बनाए उसमें लोकल फ्लेवर हो। तो इसके लिए एनसीईआरटी जो मॉडल टेक्स्ट बुक बनाती है, हालांकि उसमें कोशिश तो जरूर की जाती है कि हर प्रांत का, हर कल्चर का, हर चीजों को उसमें शामिल किया जाए एग्जाम्पलर रूप में, लेकिन फिर भी ये बहुत संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर एससीईआरटी की ये जिम्मेदारी बनती है, या डिफरेंट स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस हैं, कहीं बोर्ड हैं या कुछ लोग कहीं प्राइवेट पब्लिशर से भी बनवाते हैं, उन लोगों को ये टास्क है कि वो अपने स्टेट के हिसाब से एससीईआरटीज वहां टेक्स्ट बुक डेवलप करती है, या बोर्ड जो है वो टेक्स्ट बुक डेवलप करती है, जिसमें उस स्टेट का लोकल फ्लेवर, कॉन्टेक्स्ट, पिक्चर, कल्चर, एसेंस ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और ये दो प्रावधान है हमारे यहाँ कि इसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए हम लोग स्टेट को, क्योंकि ये एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट भी है, तो स्टेट को हम लोग इसकी लिबर्टी होती है कि स्टेट अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक बनाए। बहुत सारे स्टेट एनसीईआरटी का भी टेक्स्ट बुक यूज करते हैं अभी भी इस कंट्री में, और बहुत सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कूल्स हैं, सीबीएसई के, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक डायरेक्ट यूज होती है। लेकिन इसको कंटेक्चुअलाइज करने का एक तीसरा प्रावधान है कि हम उसको टीचर ट्रेनिंग में टीचर को बताते हैं कि इसके बावजूद भी आप अपने स्कूल में, जो एक गांव में आपका स्कूल है, और आप एक राज्य की राजधानी के टेक्स्ट बुक को जब आप वहां पढ़ाते हैं, तो आप कैसे उसी विषय को स्थानीय चीजों के साथ जोड़ करके आप पढ़ाएंगे, कंटेक्चुअलाइज करेंगे, ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आए और बच्चे अपने आसपास की हिस्ट्री को, अपने आसपास की ज्योग्राफी को, अपने आसपास के कल्चर को वो कैसे समझ पाए। तो इसका 3 मोड कंटेक्चुअलाइजेशन का है,
लेकिन नेशनल लेवल पे हम एग्जाम्पलर मॉडल टेक्स्ट बुक ही बनाते हैं। थैंक यू सुभाष सर। और इसमें एक दो जो सजेशन मेरे पास हैं मैं उनको और पढ़ देता हूँ। शाद्री जी एक बोल रहे हैं कि एक देश एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं। इस पे मैं ही बोलना चाहूँगा कि इस पर पहले भी हमारी वेबिनार में चर्चा हुई। तो पहले एक निदेशक ने बोला था कि फ्रेमवर्क एक ही रहेगा पाठ्यक्रम के लिए, लेकिन क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं तो एरिया के हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क एक ही रहेगा कि किस अवस्था में क्या पढ़ाना है। ऐसे में एक भास्कर जी का भी एक प्रश्न है कि एनईपी में नवम से द्वादश तक सेमेस्टर आधारित होना है, ऐसे में जिन विद्यालयों को दशम तक की सीबीएसई मान्यता है उनका संचालन किस स्तर पर कैसे होगा। ये प्रश्न एक्चुअली में सर बेसिकली एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं और सर का जो मेन कोर है वो करिकुलम और पेडागोजी है। तो ये आपका प्रश्न मैंने नोटेड किया है, आने वाली किसी और सत्र में मैं इसको जानकारी में लूँगा। चूँकि समय की सीमाएं हैं और सेशन बहुत ही सुंदर रहा आज, जितना अच्छे तरीके से सर ने बारीकियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया कि कैसे क्रियान्वयन है, कैसे हम भारतीयता के लिए सोचते हैं, कैसे समग्रता की बात करते हैं और कैसे अपनी भारतीयता को विश्व पटल पर ले जाने के लिए हम छात्रों को तैयार कर सकते हैं। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से अनुराग सिंघल आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए। आज पूरे भारत से लोग हमारे साथ जुड़े, अन्य प्रांतों से, और मेरे सहयोगी आदरणीय विपिन राठी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये वाला सेशन बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्लान हुआ। और मैं सुभाष चंद्र रॉय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने विद्या भारती के अनुमोदन पर अपना समय निकाला और आज एनईपी की विशेषताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबसे साझा किया। भविष्य में भी एनईपी के जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसमें हम यदा कदा आपका सहयोग लेते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ। शांति मंत्र के साथ हम आज के सत्र की समाप्ति करेंगे। तो शांति मंत्र के लिए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर।